हेलो एवरीवन। तो हम आज बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है उसके बारे में, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को नॉर्मली पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। वो हम आगे जानेंगे कि क्यों। तो यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रही है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला था कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके पास अपनी दूसरी एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है। कोई सिंगल लेयर होता है तो कोई डबल लेयर होता है। तो इसके पास भी दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आपको ऑरेंज कलर से दिख रही होगी, सी यहाँ पे है भी आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी है, फोल्डेड है। ठीक है, एकदम परफेक्ट शेप नहीं है और फोल्डेड है। और ये भी कैसी होती है, इम्परफेक्ट शेप, मतलब कैसा भी फोल्ड होगा। जो आपको दिख रहा है एकदम लाइट येलो कलर में। अब जो इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स क्रिएट होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, राइट। और यहाँ पे आपको इनर स्पेस भी दिख रही है, मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम इनर स्पेस बोलेंगे। अब यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो चीज़ फिल्ड होती है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है। आपको स्क्रीन पे इस तरीके से ऐसा कोई पोर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, राइट। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना वो कैसी होती है, पोरस। क्यों? क्योंकि जब ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल करने होते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू ही जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसफ़र होते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो जो ये येलो कलर की लाइन से जो बॉर्डर्स बनी है ना वो इनर मेम्ब्रेन है, राइट। अब इनर मेम्ब्रेन होती क्यों है इतनी ज़्यादा फोल्डेड? तो जो इनर मेम्ब्रेन है ना वो क्या करती है, जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ करती है केमिकल रिएक्शन के लिए, जिसकी वजह से जो एटीपी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो, राइट। अब जो केमिकल एक्टिविटी है उसके लिए जो भी ज़रूरी एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू बनती है। कौन से फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। जो भी एनर्जी है वो कौन से फॉर्म में बनाती है? यूजेबल फॉर्म में। और यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? एटीपी, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये 1 मार्क क्वेश्चन में ज़रूर आता है क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड में हो और ये चीज़ नई है आपके लिए, तो आप इसकी फुल फॉर्म को याद रखिए, ठीक है। तो कौन से फॉर्म में बनाता है एनर्जी? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी मॉलिक्यूल्स वो रिलीज़ करता है जो हमारा सेल और दूसरे ऑर्गेनल्स यूज़ करते हैं अपने दूसरे फंक्शंस के लिए, मैकेनिकल फंक्शन के लिए और केमिकल फंक्शंस के लिए। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैट्रिक्स है, जो ब्लू कलर का लिक्विड आपको दिख रहा है बीच में, राइट, जिसको हमने मैट्रिक्स नाम दिया था, है ना। तो उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें दूसरे सारे प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। आपको यहाँ पे दिख भी रहे हैं कुछ लेबल्स, जैसे ग्रैन्यूल्स है कुछ पर्टिकुलर टाइप के, राइट। डीएनए है, आरएनए है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स, ये लेबल्स जो अलग अलग है वो। तो देखो, आपने सोचा कि वैसे तो न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए होता है और रिबोसोम्स तो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, तो इसके पास कैसे? तो हमको जैसे पता है कि इसे क्या करना है, इसे पूरी बॉडी को, और बेसिकली मैं बोलूँ कि जो सेल है, सेल को भी तो काम करना होता है ना, उसमें भी तो अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो उनको कौन एनर्जी देगा? ये एटीपी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी के फॉर्म में क्या करेगा? एनर्जी बनाएगा और दूसरे ऑर्गेनेल्स को देगा, साइटोप्लाज्म को देगा, हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो हमारा सेल है वो काम कर पाएगा। एनर्जी प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? माइटोकॉन्ड्रिया की, राइट। तो ज़रूरी है कि इसके पास भी कुछ स्पेशल टाइप की मैकेनिज्म हो जिसकी वजह से वो इतना कैपेबल बने कि वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बना सके। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना अलग से डीएनए है और अपना अलग से क्या है? रिबोसोम्स भी है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनाते हैं, राइट। सो जो रिबोसोम्स है
वो क्या करेंगे, वो उसको प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करेंगे। डीएनए क्या करेगा, जो भी डेटाबेस है सेल का वो उसके पास होगा, डीएनए के पास। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हेल्प मिलेगी कि कौन से टाइप के प्रोटीन बनाने हैं और क्या दूसरा फंक्शन करना है, क्या रिक्वायरमेंट है सेल्स की। तो उस हिसाब से जो भी कुछ उसको बनाना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी, वो उस हिसाब से बनाएगा। सो इट इज़ ऑल फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया। हेलो एंड वेलकम। हम बात करेंगे जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है, प्लास्टिड्स। सो प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ से वहाँ हो रहे हैं, और एक आपको ग्रीन कलर का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। तो जैसे हमको पता है कि हमें अगर भूख लगती है, हमें एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं। इसके थ्रू क्या होगी, एनर्जी हमको मिलेगी, और फिर जो भी हमारा फंक्शन है वो हम अच्छे से कर सकते हैं। तो जो खाना है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसका ब्रेक डाउन होगा, फिर उसके बाद सारी बायोकेमिकल प्रोसेस होगी, और उसके बाद उसमें से एनर्जी मिलेगी, राइट। तो वैसे ही प्लांट के अंदर भी उसे भी तो खाना चाहिए होता है, वो बाहर से तो कुछ नहीं ले सकता। तो जो प्लास्टिड्स हैं वो क्या करते हैं, फूड प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, और उसकी वजह से क्या है, पूरे प्लांट को जो इम्पोर्टेंट फूड है वो मिलता है, राइट, थ्रू दी फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से ही खाना बनाती है। बट जो मेन लोकेशन है वो क्या है, तो वो है क्लोरोप्लास्ट, राइट। वो एक प्लेस है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल आप समझ सकते हो एक टाइप का केमिकल है, राइट, जिसकी वजह से क्या है, जो लीव्स है उसको ग्रीन कलर मिलता है। और अब हम देखेंगे कि जो प्लास्टिड्स है उसके टाइप्स कितने हैं, राइट। वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं, पर हमें फ़िलहाल के लिए 2 टाइप्स ही जानने हैं। एक है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो जो प्लास्टिड्स है उसके 2 टाइप है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो इसके बारे में हम और डीप में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम कॉमनली जो प्लास्टिक का स्ट्रक्चर है वो जान लेते हैं, राइट। तो जो देखो आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि एक पूरा स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का, तो यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये भी कैसी है, मेम्ब्रेन बाउंड है। तो बाहर की जो मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर की मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यह है इनर मेम्ब्रेन और उसी के ऊपर है आउटर मेम्ब्रेन, राइट। अब जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब आपको ये देखिए सिक्के की थप्पी की तरह कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसको हम पूरा बोलेंगे ग्रैनम, राइट। और बहुत सारे जो ग्रैनम्स हैं वो किसके थ्रू जुड़े होते हैं, तो आपको देखो यहाँ पे ब्रिज जैसा कुछ कनेक्शन दिख रहा है जिसको हम बोलेंगे लैमेला। तो ये जो ग्रैनम्स हैं वो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, लैमेला के थ्रू, राइट। अब वापस से ग्रैनम पे आते हैं। ये जो पूरा आपको राउंड 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 स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उसको हमने ग्रैनम बोला, राइट। बट इसके ऊपर का अगर एक राउंड हम देखते हैं, मान लो कि ये सिक्के की थप्पियाँ हैं पूरी, इसके अंदर 10-15 है। अब इसमें से अगर मैं मान लो एक सिक्का उठाती हूँ तो वो एक सिक्कों को हम क्या बोलेंगे, थाइलेकॉइड। तो ये जो एक राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसको हम बोलेंगे थाइलेकॉइड, ठीक है। और अगर पूरा बंच हो तो उसको हम बोलेंगे ग्रैनम। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे प्लास्टिड्स के टाइप्स के बारे में। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है प्लास्टिड है जिसके 2 टाइप है, एक क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट से ही बनता है क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर देता है, ठीक है। इसके अलावा भी दूसरे कलर होते हैं जो हम इसके बारे में जब जानेंगे तब और आगे अच्छे से मैं बताऊंगी। देन दूसरा टाइप है ल्यूकोप्लास्ट जो है वाइट या तो कलरलेस प्लास्टिड्स का टाइप है। इसके अंदर एम्ब्लोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, ऐसे 3 टाइप है। बट हमको क्या ज़रूरी है फ़िलहाल के लिए, हमको सिर्फ ये 2 चीज़ें जाननी है। प्लास्टिड के 2 टाइप, क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड प्लास्टिड है, मतलब जिसके अंदर कलर्स होते हैं, और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट जिसके अंदर क्या होता है, कलर नहीं होता है। बस हमको इतना ही जानना है फ़िलहाल के लिए।
9th स्टैंडर्ड के लिए। तो हम अभी बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्रोमो मतलब क्या होता है, कलर, क्रोमा मतलब कलर, राइट। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, मतलब ये कलर्ड प्लास्टिक है, प्लास्टिड्स है, मतलब इसके अंदर आपको कलर्स देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर जो भी हम इसको बोलते हैं कि ये कलर प्लास्टिड है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये पिगमेंट्स खुद के अंदर कैरी करता है, ठीक है। पिगमेंट्स मतलब जैसे हमने क्लोरोफिल बोला है ना, तो वो ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से लीफ को क्या मिलता है, ग्रीन कलर मिलता है। इसके अलावा दूसरे टाइप के भी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कोई ऑरेंज होता है, कोई येलो होता है, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरे दूसरे कलर्स जो है प्लांट्स को मिलते हैं, राइट। तो इट्स कंटेन द पिगमेंट्स विच इज़ नोन एज क्लोरोफिल, है ना, इन द क्लोरोप्लास्ट। जैसे मान लो एक डिब्बी है जिसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर हमने कोई पानी या लिक्विड भरा है जिसको हम बोलेंगे क्लोरोफिल। दैट क्लोरोफिल एक केमिकल है, बेसिकली हम बोले तो पिगमेंट, ठीक है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, वो प्लेस जो है फोटोसिंथेसिस के लिए वो प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करेगी, प्लांट अपना खाना बनाएगी। अब इसके अलावा, क्लोरोफिल के अलावा, और इसके पास दूसरे अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं, जैसे येलो पिगमेंट हो गया, ऑरेंज कलर पिगमेंट हो गया, राइट। अब ये जो है, इट इज़ द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द न्यूमेरस मेम्ब्रेन लेयर्स, जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एम्बेडेड हुए होते हैं स्टोमा के अंदर। जैसे मैंने आपको वो पूरा स्ट्रक्चर समझाया था ग्रेनम का, और वो ये उसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। अब बात हम करेंगे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। आपको आई होप कि क्रोमोप्लास्ट समझ में आ गया। क्रोमोप्लास्ट का ही अंदर टाइप है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमा मतलब कलर, ठीक है, और उसी का टाइप है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, लैमेला है, ग्रैनम है, थाइलेकॉइड्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ओके, तो अब हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। जैसे हमने जाना कि ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या होता है, कलर लेस प्लास्टिस, और जिसको हम वाइट प्लास्टिस भी बोल सकते हैं। तो ये एक प्राइमरी ऑर्गेनेल ही है, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, और जिसका फंक्शन क्या होता है, मटेरियल स्टोर करना। जैसे कि कौन से टाइप के मटेरियल्स, तो स्टार्च हो गया, ऑयल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, राइट। तो इन सब को स्टोर करने का, और इन सब का स्टोरेज अलग अलग टाइप के ल्यूकोप्लास्ट में होता है। उस तरीके से इनके नाम अलग अलग दे देते हैं। जैसे कि मान लो प्रोटीनोप्लास्ट है, तो ये क्या काम करेगा, ये प्रोटीन स्टोरेज का काम करेगा, राइट। फिर ऑयल किसी और टाइप के प्लास्टिड्स में स्टोर होंगे तो उसका नाम अलग हो जाएगा। उसी तरीके से स्टार्च किसी और टाइप के प्लास्टिड में कवर होगा या स्टोर होगा तो उसका नाम अलग हो जाएगा, राइट। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो प्लास्टिड्स है ना, वो अपने खुद के डीएनए एंड रिबोसोम्स रखती है। मतलब इसके पास अपने खुद के पर्सनल डीएनए होते हैं और रिबोसोम्स भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अच्छे से अपना काम कर सकती है, और जो फूड प्रोसेसिंग की प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से कर पाएगी। हम बात करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ही आपको अभी 9th स्टैंडर्ड में दिया गया है। सो बेसिकली जो सेल डिवीज़न है, अगर इसको हम बोलना चाहें, सो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ न्यू सेल आर मेड इज़ कॉल्ड सेल डिवीज़न। और दूसरा ये भी है
कि सेल डिवीजन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच अ सेल distributes its genetic material and cytoplasm and gives rise to new daughter cell. It is a part of the large cell cycle and has a direct role in the cell reproduction. तो यहाँ पे ऐसा इस वाली डेफिनेशन में ऐसा क्यों बोला है कि वो जेनेटिक मटेरियल एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, क्योंकि एक्चुअली जो एक सेल होता है वो खुद दो हिस्सों में डिवाइड होता है, और जब वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है तो वो अपना जो भी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्म, वो दोनों अलग अलग दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है, इसीलिए इसको सेल डिवीजन बोला जाता है। ओके, तो हम अब ये बात करते हैं कि सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। अगर ये नहीं होगी तो प्रोसेस नहीं होगी। नो, सो जो सेल डिवीजन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बात, जो अलग अलग टाइप के हमारे सेल्स हैं, जैसे हमने अभी चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा कि मसल सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, हार्ट सेल्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप के जो सेल्स बनाने होते हैं उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, जो भी ह्यूमन का ग्रोथ है, ठीक है, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट। अब जैसे कि मैंने कहा कि ग्रोथ, तो देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं कि पहले एक सेल होता है जो अपने माँ की वोम में है, मतलब गर्भ में है, तो वो धीरे धीरे पहले अंडर डेवलप होगा, फिर उसके बाद जब बेबी बाहर आएगा, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी, तो आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तो छोटी साइज़ का होता है ना, पर धीरे धीरे क्या होता है, उसकी हाइट बढ़ती है ना, ग्रोथ होता है उसका, फिर एक बड़े इंसान की तरह, अडल्ट पर्सन की तरह वो होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी क्या हेल्प करता है, सेल डिवीजन। जैसे जैसे सेल डिवाइड होंगे वैसे वैसे जो भी है उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे डीएनए बताया गया है, राइट। जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो भी शेयर करना, डिवाइड करना, ट्रांसफ़र करने में सेल डिवीजन हेल्पफुल होता है। इवन जो भी डेथ या इंजर्ड सेल है जो ख़राब हो चुके हैं, उसकी जगह नए सेल भी सेल डिवीजन के थ्रू ही बनते हैं। जैसे मान लो कि मेरे हाथ में कट हो गया, या फिर आपने देखा होगा कि बहुत बार आपको खरोच लगती है तो थोड़ी सी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है, राइट। बट थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे वापस से न्यू स्किन आ जाती है। तो ये क्यों होता है, ये भी होता है सेल डिवीजन की ही वजह से। अब जैसे हम सेल डिवीजन देख ही रहे हैं तो इसके भी दो टाइप है, वो कौन कौन से वो हम देखेंगे। सो बेसिकली सेल डिवीजन की जो दो टाइप है वो है माइटोसिस एंड मियोसिस। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप दो टाइप्स देख सकते हो, माइटोसिस एंड मियोसिस के। तो पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में ही आपको फिगर के साथ दोनों ही चीज़ें दी गई हैं, तो हम एक एक पे फोकस करेंगे, राइट। सो माइटोसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल डुप्लीकेशन और रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग which one cell gives rise to two genetically identical daughter cell. Structurally applied, the term mitosis is used to describe the duplication and distribution of chromosomes. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ किए गए हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल, टू डॉटर सेल्स, राइट। तो इसमें क्या होता है, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा जो ऊपर एक सेल है, राइट। अब ये क्या हो रहा है, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है। एंड में एक सेल है, फिर आखिरी में अगर आप जब देखोगे ना तो हमको दो डॉटर सेल्स मिलते हैं। बट ये जो मियोसिस है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमको स्टार्टिंग में देखिए आगे भी एक ही है सेल इसमें भी, बट लास्ट में हमको 4 डॉटर सेल्स मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि डॉटर सेल्स किसे कहते हैं, फिर मदर सेल किसे कहते हैं, राइट। ओके, तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वो इमेजेस है जो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दी गई है। सो 5.7 जो है वो माइटोसिस की फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 5.8 है वो मियोसिस की प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले हम माइटोसिस पे फोकस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा सेल दिख रहा है, ठीक है, और जिसमें से आप देख सकते हैं कि दो
सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो मेन एक बड़ा सा सेल है जिसमें से 2 सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे मदर सेल्स, राइट। और जो 2 नए सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं इसको हम बोलेंगे डॉटर सेल्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो ये मदर सेल है ना वही खुद को इस तरीके से 2 इक्वल हिस्सों में, जिसकी वजह से उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म का जो भी डिवीज़न है वो प्रॉपरली दोनों हिस्सों में बट जाए और उसमें से ही क्या होगा 2 नए सेल बन जाएंगे जिसको हम डॉटर सेल बोलेंगे। अब ये क्या होगा, अच्छे से ग्रो करेंगे, थोड़ी साइज़ में बड़े होंगे, अंदर का जो भी मटेरियल है वो इंक्रीज़ करेंगे, तो ये एज अ इंडिविजुअल 2 सेल की तरह बिहेव करेंगे, राइट। माइटोसिस में ये प्रोसेस होती है। अब हम देखेंगे मियोसिस की प्रोसेस। तो मियोसिस में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे फिगर पे देख सकते हो, पहले एक डिवीज़न है फिर वापस से दूसरा डिवीज़न है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली 2 डिवीज़न होते हैं, राइट। और बेसिकली जो मियोसिस वो स्पेशल सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सेल्स होते हैं उसके अंदर ये डिवीज़न देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो है गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स मतलब जो भी हम ओवम बोलते हैं और स्पर्म बोलते हैं ना, जर्म सेल्स बोलते हैं जिस, राइट, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम गैमेट्स बोलेंगे। तो मतलब ओवम और स्पर्म कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, कौन से सेल डिवीज़न बेसिकली अगर मैं पूछूँ तो वो मियोसिस की प्रोसेस से बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मदर सेल है बीच में, इसका डिवीज़न हुआ है ना, तो ये 2 हिस्सों में बट गया और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है रेड और ब्लू कलर से अलग अलग आपको बताया गया है, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, जो ये डॉटर सेल बने थे 2, इसमें से वापस से अब डिवीज़न होगा और जेनेटिक मटेरियल वापस से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमको कितने मिलेंगे टोटल, हमको इन दी प्रोसेस में लास्ट में क्या मिलेगा, 4 सेल्स मिलेंगे, राइट। मियोसिस में कितने मिलते हैं, 4, जबकि माइटोसिस के अंदर हमको कितने सेल्स मिलते हैं, हमें 2 ही सेल्स मिलते हैं, राइट। और जो माइटोसिस है वो क्या हेल्प करती है, वो हमको ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यू, ये सारी चीज़ों में जो माइटोसिस वाली सेल डिवीज़न है ना वो काम लगती है। मान लो कि अगर मुझे मेरी बॉडी का ग्रोथ करना है तो ये किसके थ्रू होगा, माइटोसिस के थ्रू होगा, राइट। फिर अगर मान लो कि हमारे कोई टिश्यू में खराबी आ गई है, खरोच लग गई है ना, कट हो गया है बड़ा सा, तो इसके लिए भी जो रिपेयरिंग का वर्क है वो किसके थ्रू होगा, माइटोसिस वाले सेल डिवीज़न की प्रोसेस से, राइट। बट इसमें क्या होगा, ये हमारे जो भी आउटरनल ग्रोथ है, एक्सटर्नल सॉरी, वो ग्रोथ के अंदर ये हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, जो भी सेल्स हमको यहाँ पे 4 दिख रहे हैं ना, तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी क्रोमेटिन मटेरियल है ना, जो आपको ये डॉटर सेल्स के अंदर और मदर सेल के अंदर दिख रहे हैं, इसके अंदर हाफ हो जाएंगे, राइट। और ये वाले माइटोसिस के अंदर जो भी हैं वो इक्वली डिवाइड होंगे, 2 हिस्सों में अच्छे से बटेंगे, है ना। जो क्रोमोसोम मटेरियल होगा वो सेम होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो भी मदर सेल है उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, टोटली हाफ हो जाएंगे उसके। बट माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है। तो जो भी डिफरेंसेस हमने इसके एक्सप्लेनेशन के दौरान देखे वो सारे डिफरेंसेस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों के, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।